नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड शेयर कर दें, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। ऑब्वियस है, इससे मोरल बूस्ट मिलता है। और जिनके पास एनसीईआरटी बुक है द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो अपने पास रख लें, इससे समझने में और आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। देखो, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग दूसरे थ्योरी को देखते हैं। 1920 में एडविन हबल वो प्रोवाइड किए थे कुछ एविडेंस यूनिवर्स एक्सपेंशन का, जिसमें एग्जाम्पल दिए थे बलून का। जैसे वो बता रहे थे कि बलून को अगर हम लोग इन्फ्लेट करेंगे, अगर फुलाएंगे, तो क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो बलून है, ठीक है, इसमें अगर कुछ लिख लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे IS लिख दिए, तो ये क्या होगा, जैसे हम इसको फुलाएंगे तो धीरे धीरे ये वर्ड जो अल्फ़ाबेट है ना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अल्फ़ाबेट का साइज जो है ना वो भी इंक्रीज करता जाएगा। राइट, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, लेकिन ये पार्शली करेक्ट था। क्यों पार्शली करेक्ट था? क्योंकि साइंटिस्ट को विश्वास था कि गैलेक्सीज के बीच बीच में जो स्पेस है वो तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं था जिसमें ये बता सके कि गैलेक्सी का एक्सपेंशन भी हो रहा है। राइट, सो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये पार्शली करेक्ट है। देन आया यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ओके, बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया था कि जितने भी मैटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो टाइनी बॉल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सिंगुलैरिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका फीचर्स क्या दिया हुआ था कि उसका वॉल्यूम जो है ना वो इनफाइनाइटली स्मॉलर वॉल्यूम है, और टेम्परेचर बहुत हाई है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, डेंसिटी भी इनफाइनाइट है। लेकिन जब ये एक्सप्लोड करता है वायलेंटली तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज एक्सपेंशन होता है। ये जो बिग बैंग इवेंट हुआ था वो कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स ईगो हुआ था। ठीक है, और एक्सपेंशन जो है ना वो अब भी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूड है। राइट, तो जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे ये जो छोटा सा बॉल जैसा है वो एक्सप्लोड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, देखो स्पेस का भी एक्सपेंशन हो रहा है, और साथ साथ में इसका साइज का भी इंक्रीमेंट हो रहा है। राइट, कुछ ऑब्जर्वेशन था कि कुछ एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो गया मैटर्स में। ओके, और विद इन 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग इवेंट फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन होता है, और आफ्टर 300,000 ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है 4500 केल्विन में। पहले यहाँ पे क्या बताया गया था कि 13.7 बिलियन ईयर्स को वो बिग बैंग का इवेंट हुआ था। अब 300,000 ईयर्स के बाद ये क्या हुआ, टेम्परेचर का ड्रॉपिंग हुआ 4500 केल्विन में, और तब जा करके एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, यहाँ पर एक्सपेंशन मीन्स ये होता है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ओके, तो फर्दर एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इनका नाम है हॉयल्स। इनका कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट का। ओके, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि यूनिवर्स टू बी ऑलमोस्ट सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी पॉइंट में अगर देखें ना तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका आई मीन ओके, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम मतलब क्या है कि वहाँ पे डेंसिटी जो होगा वो ऑलवेज सेम होगा। अब ये डेंसिटी जो है वो कैसे सेम हो सकता है? जैसे यूनिवर्स का यहाँ पे क्या बताया गया, एक्सपेंशन के बारे में बताया गया, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेंसिटी भी सेम होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इनके बेसिस पे क्या था, यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो हो रहा है बट वो मेंटेन कर रहा है एक एवरेज डेंसिटी को। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब न्यू स्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू मैटर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ जो पुराना वाला है वो कोलैप्स हो रहा है, तभी ये जो एवरेज डेंसिटी का जो कांस्टेंट होने का जो कंडीशन है ना वो फुलफिल हो सकता है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था हॉयल्स का। ओके, तो ये था यूनिवर्स का ओरिजिन होने का थ्योरी। राइट, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। राइट,
फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, स्टार फॉर्मेशन। देखो स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो पहले बिग बैंग थ्योरी तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, राइट। तो उसके बाद क्या हो रहा है ना, वहाँ पे मैटर और एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। यूनिफॉर्मली मतलब होता है ना कि एक लेयर में कोई एक डेंसिटी का मैटर है, फिर दूसरी लेयर में दूसरी डेंसिटी का, तो वैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसके वजह से हम लोग का डेंसिटी का डिफरेंस तो आएगा ना, राइट। और डेंसिटी का जब डिफरेंस आएगा, जैसे एक जगह यहाँ पे कम डेंसिटी है, एक जगह ज़्यादा डेंसिटी है, तो इससे क्या होगा, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस आएगा। ओके, तो इससे और क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस आएगा तो कुछ जो मैटर्स है वो आपस में क्या होगा, वो मैटर्स क्या होगा, वो आपस में एक जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है। और इससे हम लोग क्या, गैलेक्सीज का डेवलपमेंट होगा। ओके, इज इट क्लियर? सी, अब गैलेक्सीज होता क्या है, देखो गैलेक्सीज होता है कि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं, राइट। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, जैसे बहुत सारा गैलेक्सीज है, तो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस अगर देखोगे ना तो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, जैसे लाइट ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये जो है वर्ड जो है वो MCQs में भी आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ईयर्स लिखा हुआ है तो लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये टाइम को मेज़र कर रहा है, लेकिन ये टाइम को मेज़र नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस को मेज़र करता है। ओके, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना। फिर क्या होगा, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ S2 गैस इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। देखो ये जो है ना गैलेक्सी, वो हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन, मतलब हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है एक जगह, ठीक है, और वो एक क्लाउड का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और उस क्लाउड को हम लोग क्या कह रहे हैं, नेबुला कह रहे हैं, ठीक है। और ये नेबुला जो है फर्दर डेवलप कर रहा है किसमें, लोकलाइज लंप ऑफ गैस, मतलब एक कलेक्टिव जो गैस का लंप कहेंगे ना, जैसे जमा हो जाता है कहीं पे, ठीक है, गुच्छा टाइप का, तो उसको कहते हैं लंप। तो गैस का उस तरह लंप वहाँ पे बन जा रहा है, और वो फर्दर अगर वो और डेंसर हो जाता है तो उसको स्टार, वो स्टार्स का फॉर्म ले लेता है। ओके, इस तरह से स्टार का फॉर्मेशन होता है, राइट। वैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग पढ़े ही थे, वहाँ पर भी हम लोग बताया था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, मेथड ऑफ एक्रीशन जो है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या होता है, वो हम लोग वहाँ पे देखे ही थे। तो यहाँ पर भी हम लोग अब अर्थ के बारे में देखे हैं तो प्लानट के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं, ओवरऑल पता चल जाएगा। तो देखो स्टार्स का तो हम लोग यहाँ पे अभी देखे प्रीवियस स्लाइड्स में कि वो क्या होता है, लोकलाइज लंप ऑफ गैस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर जो गैस के बीच में है ना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट। और इससे क्या होगा, इससे फर्दर वहाँ पे कोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जो भी वहाँ पे लंप ऑफ गैस है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे फर्दर कोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो कोर है ना, उसके आसपास में क्या होगा, रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द कोर, तो उसके अराउंड में क्या होगा, डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। मतलब क्या बताया यहाँ पे कि स्टार्स जो है वो लोकलाइज लंप ऑफ गैस है। ओके, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर में, ठीक है, जो पार्टिकल्स है उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वहाँ पे डिफरेंस इन डेंसिटी है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे राइज हो रहा है। तो क्या होगा, उससे एक कोर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। और फर्दर क्या होगा, वहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क का फॉर्मेशन होगा, जिस जो किस मटेरियल का रहेगा, किस मैटर का रहेगा, वो गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, उसके अराउंड में। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम हम ऐसे बनाए थे कि ये जो कोर हो गया, यहाँ पे लंप ऑफ गैस जो है वो कोर है, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है। लेकिन जब ये कंडेंस होने लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये कंडेंस होने लगेंगे, और फिर ये जो डिस्क शेप में जो था गैस एंड डस्ट था, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और वो जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट है वो फोर्स, कोहेशन फोर्स की वजह से क्या होगा, डेवलप करेगा प्लैनेटेसिमल पार्टिकल्स में, यानी स्मॉल प्लैनेट में फॉर्म करेगा। कोहेशन मीन्स क्या होता है, कोहेशन मीन्स होता है कि सेम मटेरियल के बीच का फोर्स जो होता है, जैसे ये एक मटेरियल है सेम, ये और दोनों सेम मटेरियल है, ठीक है, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा जिससे दोनों दोनों चिपकेंगे,
उसको कहते हैं कोहेशन फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो तो सब ऑलमोस्ट सेम सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे उन लोग का बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इससे प्लैनेटिस्मल का फॉर्मेशन होगा और फर्दर वो जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं ना, वो कोलिजन और ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और फिर क्या होगा, फाइनल प्रोसेस में एक्रीशन होगा। एक्रीशन मीन्स हम पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक्रीशन मीन्स होता है कि जैसे लेयर का ग्रेजुअल एकुमुलेशन जो होता है, एडिशनल लेयर इस तरह करके एकुमुलेट करता है, उसको कहते हैं एक्रीशन। तो अगर मान लो यहाँ पे जो भी है प्लैनेट, छोटा छोटा प्लैनेट वो आपस में जमना शुरू कर रहे इस तरह करके, तो क्या होगा यहाँ पे धीरे धीरे ये एक बड़ा प्लैनेट का फॉर्मेशन ले लेता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग का प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, इज इट क्लियर? तो ये हम लोग का 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, स्टार फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के बारे में, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं और कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही सॉल्यूशन विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।